कोरोना महामारी में समाजसेवी पंडित राजेश पाठक ने अनोखी मिसाल पेश की है। पाठक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से करीब 25 साल पहले बालाघाट में व्यापार करने आए, जिन्होंने आज बालाघाट को अपनी कर्म भूमि बना लिया। समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले पंडित राजेश पाठक ने खेल के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। बालाघाट जिले में खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन और हॉकी खिलाड़ियों को खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण उन्हीं की देन है। ब्राह्मण समाज के गौरव पंडित राजेश पाठक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के जरिए आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए जमुनिया बांध त्रासदी, बाढ़ आपदा, खैरी पटाखा कांड और कोरोना संक्रमण में जरूरतमंदों की सेवा और सहायता करने में महती भूमिका निभाई। पंडित राजेश पाठक ने कोरोना की दूसरी लहर में मौत से संघर्ष कर रहे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीन, कई जरूरत की चीजें प्रशासन को उपलब्ध कराई हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ईएमएस टीवी ने पंडित राजेश पाठक से खास चर्चा की। आज हम ऐसे शख्स से चर्चा कर रहे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, और आज हम रूबरू हो रहे हैं समाज सेवी राजेश पाठक जी से। पाठक जी, आप बताइए कि बालाघाट जिले में जमुनिया बांध एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसको आज भी जिलेवासी नहीं भूल पाए। उस समय आपने लोगों की कैसे मदद की? मुझे याद है उस समय एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में जमुनिया बांध की दुर्घटना हुई थी। सैकड़ों लोग उसमें प्रभावित हुए थे, बल्कि मैं कहूँ कि हजारों लोग प्रभावित हुए थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय हमारे सम्मानित सांसद और जो आज केंद्र में मंत्री के पद पर आसीस हैं, शोभायमान हैं, ऐसे प्रहलाद जी उस समय सांसद थे। उस समय जमुनिया बांध में बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी की। मेरी चूँकि रुचि शुरू से रही, 20-25 साल से लगातार बालाघाट में हूँ, तो शुरू से मेरी रुचि रही कि समाज सेवा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, साहित्य और साहित्यिक संस्थाओं के क्षेत्र में शुरू से रुचि रही, क्योंकि बिना रुचि के कुछ होता नहीं। जब तक व्यक्ति में किसी चीज़ को करने की रुचि ना हो, इच्छा शक्ति ना हो, उसके अंदर विल पावर ना हो कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो मुझे इस तरह के कार्य करने में अच्छे लगते थे। मैंने उस समय 3-4 दिन लगातार जो भी बन पड़ा अपने साथियों के साथ मिलकर जमुनिया बांध के जो पीड़ित लोग थे उनको पूड़ी और सब्जी जो कुछ भी उस समय उपलब्ध हो सका उसको मुहैया कराया। उस त्रासदी इतनी बड़ी थी कि मुझे याद है कि उस समय हेलीकॉप्टर की मदद भी प्रशासन को लेनी पड़ी थी उनको हेल्प पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी त्रासदी के रूप में वो याद रखा जाएगा जमुनिया बांध, और भगवान न करे कि ऐसी कभी त्रासदी हमारे ज़िले में अब दोबारा है। आप खेल संगठन से भी जुड़े हुए हैं, कबड्डी संघ के भी अध्यक्ष हैं, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के भी अध्यक्ष हैं। खिलाड़ियों, बालाघाट जिले के खिलाड़ियों कहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया? हाँ, ये सच है कि बालाघाट जिले में खेल कूद से मैं संगठनों से शुरू से जुड़ा रहा। मैं आज करीब 20 वर्षों से लगातार जिला कबड्डी संघ का अध्यक्ष हूँ। पिछले 10 वर्षों से लगातार नेहरू स्पोर्टिंग क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिताएं विगत 4-5 वर्षों में लगातार मैंने अपने नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के साथियों का सहयोग लेते हुए, उन तमाम खेल प्रेमियों का सहयोग लेते हुए एक अच्छी और शानदार प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हमेशा से होता रहा है। उसी दौरान जब कबड्डी का आयोजन किया गया था यहाँ, मुझे लगता है कि पहली बार पूरे लड़कियों का महिला कबड्डी टीम जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, दिन और रात में हो रही थी वो मैच, लोगों ने बहुत ही लुत्फ उठाया। और रात दिन के मैचों का 3 या 4 दिन का मेला था यहाँ पर कबड्डी का, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उसमें भाग लिया। और यहाँ से बालाघाट से हमको फक्र है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली जो मध्य प्रदेश की टीम थी वो बालाघाट से चयनित होकर रायपुर में नेशनल खेलने गई। वहाँ भी हम टीम के साथ गए, बराबर 3 दिन 4 दिन अपने साथियों के साथ रुके, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहे और हमको खुद खुशी होती थी ये सब करने में। इसी तरह नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का आप देख ही रहे हो कि आज भी वर्तमान समय में मैं अध्यक्ष हूँ। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और तमाम ज़िले के
नगर के, शहर के हॉकी खिलाड़ियों की एक बहुत महती बड़ी मांग थी कि यहाँ पर खेल का आयोजन इतना सुंदर होता है कि एक समय में यहाँ का अखिल भारतीय जो प्रतियोगिता है हॉकी की, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में दूसरे नंबर पर उसकी डिग्निटी आ रही थी। पहले नंबर पर लखनऊ का आयोजन होता था, दूसरे नंबर पे बालाघाट का। वो करीब करीब 4 वर्ष लगातार बनी रही। ये बालाघाट के लिए, हमारे ज़िले के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो हम उसी समय से लग गए थे कि ये इतना अच्छा आयोजन टर्फ के मैदान पर होना चाहिए। हमने समय समय पे मांग भी की। हमारे तत्कालीन विधायक, तत्कालीन मंत्री बड़े भाई गौरीशंकर बिसेन जी ने इस मांग को पूरा करने में हर संभव मदद की। हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर के मुख्यमंत्री जी का टाइम दिलाया और उनसे मुलाकात कराई। बैहर में एक्स्ट्रोटर्फ की घोषणा करवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में। उन्होंने अपने उद्बोधन में, पब्लिक मीटिंग में इसकी घोषणा की। और आज मुझे खुशी है कि आज हमारे नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तमाम साथियों को भी खुशी होगी, तमाम पदाधिकारियों को भी खुशी होगी, तमाम खेल प्रेमी संस्थाओं को भी खुशी होगी, खेल प्रेमी दर्शकों को भी खुशी होगी कि आज वो टर्फ का मैदान मूर्त रूप लेने जा रहा है। और शीघ्र ही बालाघाट जिले के खेल प्रेमियों को यहाँ पर शानदार और जानदार हॉकी की प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। जैसे ही टर्फ का मैदान सुसज्जित हो जाता है, शीघ्र अतिशीघ्र ये कोरोना से मुक्ति पाते ही अच्छे खेल का आयोजन यहाँ किए जाने की योजना है नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान। जिले में बाढ़ आपदा से भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए। लगातार अभी भी 2 वर्षों से बाढ़ आई है और काफ़ी लोग प्रभावित हुए। इस समय आपके द्वारा कैसी मदद की गई? बाढ़ के समय पर मेरी प्रचार प्रसार में ज़्यादा रुचि नहीं रहती थी। मुझे याद है यहाँ कुमारी में बाढ़ आई थी और भी कुछ जगहों में बाढ़ आई थी। बाढ़ के समय भी हमने यथा उचित, जिस तरह से जमुनिया बांध में हमने लोगों की मदद घर घर पहुंचाने का प्रयास किया, उसी तरह से उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की और मेरे तमाम साथियों का उसमें बहुत भरपूर सहयोग मिला। खैरी में फटाका विस्फोट हुआ था, जिसको आज भी जनता भूल नहीं पा रही है और उसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। उस समय क्या मदद की गई पीड़ित परिवार में? खैरी का आपने याद दिलाया तो हृदय भर जाता है उस हादसे को याद करके। वो हमारे प्रदेश में एक इतना बड़ा हादसा था कि देखने वालों को देखकर रूह कांप जाती थी। कितने लोगों को उसमें स्वर्गवास हुआ, कितने बच्चे, महिलाएं उसमें अपने आप को बचा नहीं पाए। और उस समय उनकी चीख पुकार में एक ही आवाज़ थी कि उनको तात्कालिक कोई राहत जो मिल सकती हो, क्योंकि शासकीय राहत मिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत दी गई। हमसे भी जो बन पड़ा, हमसे हमारे सामाजिक साथियों के द्वारा, हमारी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो भी बन पड़ा, हमने तुरंत दूसरे दिन सबके घर में जाकर पहुंचकर, सभी पीड़ितों के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करके राहत सामग्री राशि के रूप में पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की तुरंत वाली पूर्ति कर सकें और उन्हें ज़्यादा परेशान होने के बाद ज़्यादा परेशान उस समय नहीं होना पड़े। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका काफ़ी नाम है। समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? सामाजिक कार्यों में मैं विगत 20 वर्षों से अपने सर्व ब्राह्मण समाज का, जिले का, मुझे समाज के लोगों का सहयोग और प्यार मिला है और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लगातार मुझको, जो मेरे तमाम पदाधिकारी हैं जिले के, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे तहसील के हों, चाहे हमारी ज़िले की कार्यकारिणी हो, उन सारे लोगों का हमेशा भरपूर प्यार और सहयोग मिला। हम लोग कोशिश किए कि भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा बालाघाट जिले में निकाली जाए। भगवान परशुराम जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई और जो वास्तव में आज भी अविस्मरणीय है। और जब कोरोना काल समाप्त होगा, भगवान परशुराम जी से हम आज विनती भी करते हैं कि ये कोरोना काल अब दोबारा हमारे ज़िले में ना आए, हमारे प्रदेश में ना आए, हमारे देश में ना आए और जिस तरह से लोग पीड़ित हुए हैं वो पीड़ा दोबारा किसी को ना मिले, इसी कामना के साथ हमने सामाजिक संस्थाओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सामाजिक कार्य भी लगातार किए। साहित्यिक संस्थाओं के भी आप संरक्षक काफ़ी लंबे समय से रहे। साहित्य को उठाने के लिए क्या प्रयास किए? साहित्यिक संस्थाएं जैसे
हमारी सहमत संस्था है, हमारे बहुत सारे कवि लोग उसमें जुड़े हुए हैं, मेरे सब मित्र हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उनसे बातचीत भी होती रहती है। ऐसे तमाम सहमत संस्था हैं और साहित्य सुमन है। इन संस्थाओं से लगातार मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। संरक्षक के रूप में उन्होंने मुझे प्यार दिया है और मैं उनके साथ हर कार्यक्रम में भागीदारी अपने सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करता हूँ और मुझे उसमें आनंद आता है, खुशी होती है। भारत विशेष विकलांग को भी आपके द्वारा गोद लिया गया है। भारत विशेष विकलांग विद्यालय को गोद लेना शब्द तो मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। हाँ, मैं भी एक सामाजिक सेवक होने के नाते और ख़ास करके भारत विशेष विकलांग विद्यालय जो संचालित करते हैं उसमें भारत मेश्राम जी हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी श्रीमती जी की। वो लोग निस्वार्थ भाव से इसी कार्य में मैं देख रहा हूँ कि करीब 15-17 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, लगातार अपना सारा जीवन और सारा समय इसी में समर्पित रखते हैं कि हम कौन से अपने विकलांग बालक बालिका को, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे जवान हों, उनको किस तरह से कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको उन्नति या उनकी प्रगति कर सकते हैं, इसी में लगे रहते हैं। तो वो कई लोगों का उसमें योगदान है। वो बिल्डिंग भी बनी, स्कूल भी चलता है और उसके समय समय पर हम विकलांग भाई बहनों को सम्मानित भी करते हैं। ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन हमने किए भी हैं और उनको बाकायदे समारोह पूर्वक सम्मानित करके उनको जो आवश्यक सामग्री है वो समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। समाज सेवा के साथ आप राजनीतिक में जुड़े हुए, राजनीतिक सफ़र आपका कैसा है? राजनीतिक सफ़र मैंने शुरुआत की थी अपने बुजुर्ग लोगों से। मेरे मन में अपने बुजुर्गों के लिए हमेशा श्रद्धा और उनके लिए सम्मान रहता है। मैं हर सीनियर का हमेशा सम्मान करता हूँ, भले ही वो मेरा विरोध करता हो या सपोर्ट करता हो, उनका भी मैं हमेशा सम्मान और आदर से ही नाम लेता हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया। मैंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2008 में चुनाव लड़ा। मेरे पत्रकार साथी उस समय के गवाह हैं। आज उस समय के आप अखबार अगर निकाल के देखोगे तो उस समय इतनी बड़ी रैली बालाघाट में हुई थी कि दूसरे दिन पेपरों में छपा था कि इंदिरा जी के बाद आज तक इतनी बड़ी रैली बालाघाट जिले में नहीं हुई। वो इतिहास गवाह हैं, वो पेपर गवाह हैं। वो कोई अपन लोग काम करके, संबंध बना के, रिलेशन बना के लोगों को यहाँ तक लाए थे और लोग पूरा बालाघाट शहर उस समय खचाखच भरा हुआ था। उसका प्रमाण उस समय के पेपर उठाकर देखा जा सकता है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं मिलेगी आपको। उसके पश्चात राजनीतिक क्षेत्र का क्रम मेरा जारी रहा। मेरी डायरेक्ट राजनीति में रुचि कम हो गई। मुझे मेरे साथियों ने उस समय तत्कालीन हमारे यहाँ जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उन लोगों ने बोला भी कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक बोला कि मेरी राजनीति में रुचि नहीं है। मैं तो धोखे से कुछ लोगों ने कह दिया चुनाव लड़ गया। चुनाव लड़ने में मेरी डायरेक्ट कोई रुचि है ही नहीं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मुझे बालाघाट के लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सम्मान मिला। उसके पश्चात 2013 में आज के अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों से मैंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तब से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहता हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश जिला संगठन, प्रदेश संगठन और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं और प्रदेश के नेताओं का होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी लें। चाहे वो भगवान राम जी का भव्य मंदिर बनाना हो, चाहे वो कोरोना काल में उस समय रेड क्रॉस के माध्यम से अस्पताल में जो लोग एडमिट होते हैं उनकी मदद करने की बात हो, उस समय भी हमने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की और कभी भी उसमें पीछे नहीं हटे। जो भी इस तरह के कार्य हैं, हम हमेशा अपने साथियों के साथ उसमें आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में देश में भी आई और इस प्रथम लहर के समय में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है ये पूरे देश को नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, हमारे ज़िले को ही नहीं, पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है इस महामारी ने। और ऐसी महामारी जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
ये इतनी बड़ी महामारी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी महामारी भी आ सकती है। ये अचानक से पिछले 1.5-2 साल से ये बीमारी आई। पहली लहर जब आई हमने इसका डटकर मुकाबला किया। हमारे समस्त नेतागणों के आदेश और निर्देश पर, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चले। हमारे शासन और प्रशासन का उसमें पूरा सहयोग मिला और पहले महामारी में जो लोगों को तात्कालिक राहत सामग्री की ज़रूरत थी, जो कोरोना से पीड़ित हुए, लोगों की रोजी और रोजगार छिन गए थे, लोगों के सामने भुखमरी की समस्या आ गई थी, लोगों के काम धंधे पूरे बंद हो गए थे, लॉकडाउन के चलते पूरी लोगों की ज़िंदगी रुक गई थी। ऐसे समय में हमने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों तक अनाज, राशन और किराने का सामग्री बाकायदे बोरियों में पैकेट बनाकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि उनकी आवश्यकता पूर्ति घर में हो सके, क्योंकि वो उस समय कहीं काम भी नहीं कर सकते थे, कहीं से रोजगार भी नहीं मिल रहा था। बड़ी विषम स्थिति थी। उस विषम स्थिति में हमने अपनी तरफ से जो कुछ भी बन सका अपने तमाम साथियों को सहयोग लेते हुए साथ वालों को ले करके निकले और उनका सहयोग। कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें काफ़ी लोगों ने अपने को खो दिया। कई लोगों इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में अपनी जान को गंवा बैठे। ऐसे में आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया उनको बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए और सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए? बहुत सही कहा। बहुत लोगों ने, बहुत से अपने ने अपनों को खो दिया। मैं खुद इस कोरोना महामारी का शिकार हुआ। मेरे परिवार के दो मेरे बड़े भाई इस कोरोना महामारी में स्वर्ग सिधार गए और उनको हम बचा नहीं सके पूरा प्रयास करने के बाद। तो आज उसी तरह से हम इस पूरे बालाघाट ज़िले को भी एक परिवार के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। हर कोई पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ है। इतने वर्षों से सबसे ऐसे संबंध हो गए हैं कि 10 अप्रैल से लगभग 10 मई तक 1 महीने का समय इतना ही विकट था कि उस समय को याद करके डर लगने लगता है। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, डॉक्टर मिल नहीं रहे, बेड मिल नहीं रहा। ऐसी अवस्था में हमारा जिला प्रशासन, हमारे चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, हमारी बहनें नर्स के रूप में जो काम करती हैं, हमारे पुलिस के जवान और हमारे जो सामाजिक संगठनों के लोग, उन लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की कि एकदम से वो सारी समस्याएं देखते देखते गायब होने लगी और लगने लगा कि ये बीमारी पूरी तरह से चली गई है। हालांकि गई नहीं, हमको अभी भी सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, हमारे ज़िले के प्रशासन के प्रयास से, हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री के प्रयास से इस कोरोना को काबू करने में जो त्वरित कार्रवाई की गई, उसका परिणाम आज हमारे सामने है कि विगत कई हफ्तों से बीच बीच में कभी एक कोरोना का केस निकलता है, बाकी पूरी तरह से कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है। तो उस समय हमने क्या किया, हमको लगा कि इस समय सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। लोग सांसों के लिए ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे थे। हमने पता किया कि 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन बनाने वाला कंसंट्रेटर कहाँ मिलेगा। हिंदुस्तान में बहुत सर्च किया, पता लगाया, लेकिन पता ये लगा कि बंगलौर के एक साथी के माध्यम से ये सामग्री ताइवान से बुलाई जा सकती है बाई एयर। उसको उस समय ज़रूरत थी हमको जल्दी। हालांकि 10 से 15 दिन हमको यहाँ तक सामग्री लाते लाते ताइवान से उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करते करते लग गया, लेकिन उसको हमने जिला प्रशासन को मुहैया करा दी और निश्चित रूप से हमको इस चीज़ में संतुष्टि मिली कि हमने ऐसा कोई काम किया है कि लोगों की ज़िंदगी जो सांसों के कारण जा रही है वो अब नहीं जाएगी। और उसका परिणाम है कि आज ऑक्सीजन का संकट हमारे ज़िले में बिल्कुल नहीं है। आज बेड का भी संकट नहीं है, आज डॉक्टर और नर्स का भी संकट नहीं है। और सारी चीज़ें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, सरकार के प्रयास से, जिला प्रशासन के प्रयास से, प्रभारी मंत्री जी के प्रयास से और हमारे जो बालाघाट जिले के यशस्वी लाड़ले नेता हैं गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयास से ये सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। पीड़ितों के लिए रेड क्रॉस के माध्यम से आपके द्वारा आर्थिक मदद भी है? हाँ, रेड क्रॉस के माध्यम से पीड़ितों के लिए हमने उस समय बाकायदे
चेक दे करके अनुदान की राशि जो भी हमसे सहायता राशि हो पाई उसको हमने समर्पित किया, और इस भाव से समर्पित किया कि ये किसी न किसी पीड़ित परिवार के काम आए। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी आपके द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग? हाँ बिल्कुल, मुझे ये कहने में फ़ख्र होता है, गर्व से कहता हूँ कि मैं भगवान राम का बहुत ही सेवक हूँ, भगवान राम की आराधना पे विश्वास करता हूँ। भगवान राम का भव्य मंदिर बने अयोध्या में, ये जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे दिमाग में कल्पना थी। आज मैं माननीय मोदी जी का साधुवाद देता हूँ, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिवराज जी का, और उन करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का जिन्होंने राम मंदिर की कल्पना की थी। मैं भी उन करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक हूँ। मैंने अपने साथियों के सहयोग से जितना उस भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए कोई कुछ कर तो सकता नहीं, करने वाला तो वही है भगवान श्री राम, लेकिन उनकी प्रेरणा से हम जो कुछ भी कर सकते थे सर्वोच्च रूप से उसमें सहयोग करने का प्रयास किया, और उससे हमें शांति मिलती है। सर्व ब्राह्मण समाज के आप अध्यक्ष हैं और राजपूत समाज के लिए भी आपके द्वारा और ब्राह्मण समाज के लिए भी कुछ सहयोग राशि मिली है? हाँ, वृद्धा आश्रम में भी जैसे विकलांग अपना सेवा ये जो स्कूल है, उसी तरह से उस समय तत्कालीन कलेक्टर हमारे DB सिंह साहब थे बालाघाट में, उनकी मंशा थी कि आप लोग कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हो। मैं था, मेरे साथी उस समय राजपूत समाज के ज़िले के अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा भी थे। हम दोनों बैठे थे, कलेक्टर साहब का विचार हुआ कि आप लोग करते रहते हो। मैंने वृद्धाश्रम में जाके देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास आवश्यक सामग्री जिनकी उनको डेली बेसिस में आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो टीवी हो, चाहे पंखा हो, चाहे और दैनिक उपभोग की आवश्यकताएं हों, उसकी ज़रूरत है। आप लोग चाहो तो ऐसा कोई ये कार्यक्रम करोगे तो अच्छा लगेगा। हमको सुन के बड़ा अच्छा लगा। हमने बाकायदे एक वृद्ध लोगों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका कार्यक्रम सर्व ब्राह्मण समाज एवं राजपूत क्षत्रिय समाज के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, और हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें देख के उनको बुला के उनको बाकायदे साल और श्रीफल से सम्मानित किया समारोह पूर्वक। उसमें कलेक्टर साहब अपने DB सिंह साहब ने उस समारोह में बाकायदे उन्होंने रुचि के साथ पूरी शिरकत की और पूरा मार्गदर्शन रहा। हमारे नेतागण भी थे उसमें, और सब ने मिल करके उनका सम्मान भी किया, और उनको जो आवश्यक सामग्री थी, जिसकी ज़रूरत थी, उसको सबको हमने पहुंचाने का काम किया वहीं पर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के भी आशंका जताई जा रही है, आप उससे बचाव के लिए जनता को क्या संदेश दें? कोरोना की तीसरी लहर निश्चित रूप से हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तमाम दूसरे देशों में जिस तरह से कई जगह दस्तक दे रही है तीसरी लहर, उसको हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं आ सकती। लेकिन उसका सबसे बड़ा बचाव जो आज हमारे प्रदेश में फिर चालू हुआ, महा वैक्सीनेशन अभियान 1 तारीख से 3 जुलाई तक फिर चलने वाला है, आज से चालू हो गया है। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, पूरे ज़िले वासियों से, सभी सामाजिक लोगों से, हर समाज के सम्मानित व्यक्तियों से और छात्रों से, अभिभावकों से, सभी से मेरा आग्रह है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को प्रेरित करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचें, वैक्सीन लगवाएं और मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क लगाए बिना घर के बाहर ना निकलें, और मास्क के साथ साथ जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है, सामाजिक दूरी, उसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तीसरी लहर हमारे ज़िले में नहीं आएगी, हमारे प्रदेश में नहीं आएगी। उसका रोकने का यही 2, 3, 4 उपाय हैं, इनको हमें करने का आग्रह आपके माध्यम से हम पूरे ज़िले की जनता से करते हैं। पाठक जी, आपसे अंतिम सवाल है कि आपके ऊपर अनैतिक तरीके से धन संग्रह करने का आरोप लगते जा रहा है, क्या कहते हैं आप? अब मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैंने बताया ना, वो श्रीमान जी एक ही हैं जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। उनसे आप प्रश्न करो कि आपके 2 फ्लैट जो आप मेंटेन करते हो भोपाल में, पजेरो और इनोवा गाड़ी मेंटेन करते हो आप वहाँ तमाम कर्मचारी भी रखते हो। 1 महीने में आप खुद ही बता रहे हो कि मैं 2.5 लाख लोगों की शिकायत करता हूँ, उसके लिए लिखा पढ़ी करने वाले बहुत सारे कंप्यूटर के लड़के रखे होंगे। तो 2.5 लाख शिकायतों में आपने अंजाम तक कितनी शिकायतों को पहुँचाया?
और ये सारे लोगों को आप मेंटेन कर रहे हो तो 35,000 में चलेगा क्या खर्चा? 35,000 रुपये महीने में ये सब खर्चे होने वाले हैं क्या? उनसे आप सवाल करोगे कि राजेश पाठक जी के यहाँ आंवला झरी आप जाते थे कि नहीं जाते थे, और जाते थे पिछले 10 वर्षों में कितनी बार गए, तो क्यों जाते थे, कौन सी यहाँ वहाँ योजना बनाते थे, क्या करने जाते थे? वो श्रीमान जी तो मुझको बड़े भैया कहते थे और मैं भी नाम लेके बाबू कह देता था, छोटा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के ही वो आता था, छोटा भाई समझ के ही मैंने उसको एक बार नहीं 50 बार सैकड़ों बार उनकी मदद कर दी, मदद के रूप में कि उन्होंने मांगा कि यार छोटा भाई हूँ मेरी कुछ मदद करिए, ऐसा मैंने मदद कर दी। आज वो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो 20,000 नहीं मांग सकते, तो उनसे पूछ लेना वो बब्बू सिंह से हट्टा में 1500 रुपये क्यों ले आए थे? 1500 रुपये मात्र ले आए थे, 20,000 तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो उनसे अगर आप प्रश्न करोगे, आपने मेरे से प्रश्न किया, उनसे भी कभी प्रश्न करना कि आप मोहनी होटल में मस्करे जी के साथ कौन सी मीटिंग किया करते थे? उनसे कभी प्रश्न करना कि फूलचंद तिवारी और अशोक शुक्ला को विभिन्न माध्यमों से आप लांजी में क्यों बुलाया करते थे? कौन सा उनके साथ सामाजिक बात करते थे, समाज की प्रगति की बात करते थे, या क्षेत्र की प्रगति की बात करते थे, या जिले की प्रगति की बात करते थे? और सबसे बड़ा प्रश्न दोनों जी आप आज देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा प्रश्न इस समय कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी जब चल रही थी, जब आप देखे होंगे लोग एक एक सांस के लिए जिंदगी और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। उनसे पूछिए श्रीमान जी से कि वो उस समय कहाँ थे। श्रीमान जी से प्रश्न करिए कि वो उस समय कहाँ थे। मेरी जानकारी है कि वो उस समय उस लिखा पढ़ी में व्यस्त थे कि कौन सा लेटर अच्छा वाला बनाऊं, कौन सी अच्छी शिकायत फर्जी वाली करूं जिससे ज़्यादा पैसा मिल सके। उनसे खुद ही सवाल करिए कि आपकी भूमिका कोरोना महामारी में श्रीमान जी क्या थी। आप जनप्रतिनिधि बताते हो अपने आप को, जनप्रतिनिधि बताने से नहीं होता। आप 11 महीने के मेरे भाई संजय सिंह कछवाहा जी ने अभी प्रेस पत्रकार वार्ता में आपके सामने उस दिन बोला था कि ये कोरोना से बड़ी महामारी है। ये श्रीमान जी कोरोना से भी बड़ी महामारी है। कोरोना तो आएगा चला जाएगा, लेकिन ये 2007 में 11 महीने के एक्सीडेंटल विधायक बने थे संजय सिंह कछवाहा जी ने अपने शब्दों से उस दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जिसे आप फिर से वीडियो चला के सुन सकते हो। और ये बात मुझे सत्य लगती है कि वास्तव में ये कोरोना महामारी तो आएगी और चले जाएगी, लेकिन ये महामारी, सही उन्होंने कहा कि ये महामारी कोरोना से भी बड़ी है। इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। मैं कहीं से भी कोई बात किसी के निरादर की मैंने आज तक नहीं की। वो आदमी जो मुझे बड़े भैया कहता था, मेरा नाम ले रहा है, तो अपने वो कबीरदास जी बोल गए हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है उसी को झुकना पड़ता है। जो जितने ऊपर पहुंचता है उसे उतना झुकना सीखना चाहिए, लेकिन वो चूंकि जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि 2007 के बाद आज तक लांजी क्षेत्र की जनता उनको स्वीकार नहीं कर पाई, बल्कि आज तो अब उनके क्या हालत है, जमानत जब्ती का केस हो गए हैं। अब ऐसे में भी वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहें, क्योंकि जनता की चिंता असल में इनको कभी थी ही नहीं। जनता की बात कभी इन्होंने की ही नहीं। जनता के ऐसे मुद्दे उछाले जिनको पूरा होने नहीं, खाली सिगुफा और पुड़िया छोड़ने का काम किया। तो पुड़िया छोड़ने से जनता की समस्याएं दूर नहीं होती। एक आदमी को रोजगार दे नहीं सकते, एक आदमी को रोजी रोटी दे नहीं सकते, एक आदमी की कोरोना में आपने मदद की नहीं। आप इनसे सवाल पूछो कि भाई ऐसे त्रासदी में भी आप क्या कर रहे थे, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने EMS टीवी से इतने चर्चा की।